हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। अभी हमारा टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है और इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया है और कुछ फॉर्मूले बताए हैं। आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बुक से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 3x - 2y + 1 बराबर ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब x बराबर 1 होगा, यानी इसमें x का मान जब 1 होगा तो y का मान क्या होगा, और दूसरा जब y बराबर 5 होगा तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम समीकरण को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम 1 बना रहे हैं। लिखेंगे जब x बराबर कितना दिया हुआ है तो 1, जब x बराबर 1 तो पहले 3x - 2y + 1 बराबर 0, पहले समीकरण नोट करके अब लिखेंगे 3 और 3x के बीच में गुणा का चिन्ह है, x का मान 1 लिखेंगे, -2y + 1 बराबर 0। 3 एकम 3 - 2y + 1 बराबर 0। 3 और 1 जुड़ करके 4 हो जाएगा, +2y बराबर 0। हमें y का मान निकालना है तो इस 2y को हम बराबर किधर रहने देंगे, और ये जो 4 इधर प्लस में है इधर हम माइनस में भेज देंगे। सॉरी, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होगा। अब y बराबर इधर -4 और ये जो गुना में -2 है वो बटा में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पार से 4 2 बार में कट गया, तो y बराबर कितना बच गया 2। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे फिल करेंगे, जब x बराबर 1 हो तो y बराबर हमारा कितना आया है 2 आया, तो यहाँ पे 2 भर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में y बराबर 5 दिया हुआ है, हम समीकरण फिर नोट करेंगे और अब हम 3x वैसे ही रहने देंगे, -2 गुने y के जगह पे 5 लिखना है, +1 बराबर 0। 3x वैसे ही रहेगा, -5 दूना 10 + 1 बराबर 0। इधर 3x और 10 माइनस में है और 1 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, माइनस में बचेगा क्योंकि 10 में से घटा है, 10 के आगे माइनस, इसलिए 9 के आगे भी माइनस लगाएंगे, बराबर 0। इधर 3x रहने देंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है और ये जो -9 है बराबर के उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। x बराबर इधर 9 रहने देंगे और यहाँ पे 3 मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें बराबर के इस तरफ लाना है। कहाँ आएगा तो गुणा में था तो अब बटा में आएगा। 3 दिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब y बराबर 5 तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कथन सही गलत को पहचानना है। पहला क्या है कि समीकरण 5x - 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 y बराबर 4 है। क्या ये सही है कि x बराबर 3 है y बराबर 4 है? इसका हल ये हमें पता करना है। तो हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान अगर 4 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो x बराबर 3 और y बराबर 4 इस समीकरण का हल बताया गया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 5x - 2y बराबर 7 और हम x की जगह पे कितना रखेंगे 3, तो y का मान हमें 4 आना चाहिए, -2y 5 दिया 15 हो जाएगा, -2y बराबर 7। अब -2y हम इधर ही रहने देंगे और इधर प्लस में 7 वैसे ही रहने देंगे और ये जो 15 इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, इधर -2y और 15 में से 7 घट के -8 बचेगा, y बराबर -8 और ये जो 2 गुना में है -2 वो बटा में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8, y बराबर 4 आ गया। यानी ये जो हमसे पूछा गया कि समीकरण का हल x बराबर 3 है y बराबर 4 है तो ये सत्य है या असत्य, तो हम इसके लिए लिखेंगे सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म का सामान्य रूप दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका एक हल होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि समीकरण युग्म का एक हल भी होता है, अनगिनत हल भी होता है, कोई हल भी नहीं होता, ये 3 तरह का हल होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि एक हल होता है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 तरह का हल होता है, एक अनगिनत हल होता है, कोई हल नहीं होता है और केवल एक हल होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म का सामान्य रूप दिया हुआ है कि अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है। तो अविरोधी समीकरण देखिए यहाँ पे अविरोधी समीकरण है और इसमें हलों की संख्या कितनी होती है, तो केवल एक हल होता है। ठीक है, अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है। तो क्वेश्चन बोला कि अविरोधी समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में पी के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त पी के सभी मानों के लिए युगपत ये समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसका अद्वितीय हल होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में जो समीकरण दिया हुआ था, हमने समीकरण को पहले नोट कर लिया। अब इसमें से हम ए बी सी डी ई एफ का मान निकालेंगे और क्वेश्चन में खुद बोला गया कि अद्वितीय हल होगा, तो हम लिखेंगे चूँकि अद्वितीय हल होगा इसलिए हम फार्मूला अद्वितीय हल का ही फार्मूला लगाएंगे। अद्वितीय हल का फार्मूला क्या होता है, तो ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ई, तो हम वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ई और ए का मान 4, डी का मान 2 बराबर नहीं ई, बी का मान पी और ई का मान 2 हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक, मान यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका बाइसियम करेंगे, तो पी को 2 से गुना करेंगे, 2p हो जाएगा, बराबर नहीं चिन्ह है तो हम बराबर नहीं देंगे और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर p और ये जो 2 गुना में है वो भाग में चला जाएगा, 2 से ये 8 4 बार में कट गया। p बराबर नहीं 4, यानी इसका मतलब है कि 4 के अलावा p का मान कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि 4 के अतिरिक्त p के मान के लिए, यानी 4 के अलावा कोई भी मान हो सकता है। तो हमारा 4 यहाँ पे यानी p बराबर नहीं 4 आना चाहिए, तो हमारा भी p बराबर नहीं 4 आया है, यानी ये जो 2 का 4 दिया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में समीकरण युग्म में ये दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है और इसका हल x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो हमें a और b का मान पता करना है। ये देखिए समीकरण यहाँ पे y के जो बगल में a दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक अज्ञात राशि है वो हमें ज्ञात करनी है और यहाँ से हमें b का मान ज्ञात करना है और x y यानी आंसर इसका कितना कितना दे दिया हुआ है, तो 1 और 2। तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x बराबर 1 दिया हुआ है, y बराबर 2, ये दोनों आंसर दिया हुआ है और हमें 2 समीकरण दिया हुआ था, एक ये वाला और एक ये वाला, और हमसे b और a का मान पूछा गया था। तो इस समीकरण की मदद से हम a का मान निकाल लेंगे और इस समीकरण की मदद से हम b का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 3 गुने x है तो हम 3 गुने x का मान 1 लिख दिए, प्लस a गुने y है तो a गुने y का मान 2 लिख दिए, बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 2 को हम a से गुना करेंगे तो 2a बराबर 1। ये 2a वैसे ही रहने देंगे और ये जो 3 है वो 1 का दोस्त है, इसलिए 3 को बराबर के उधर भेज देंगे। ये प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा। अब इधर a का a रहने देंगे, गुना वाला 2 हमें भाग में भेजना है, तो -3 में से +1 करेंगे, यानी घटाएंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 माइनस में है इसलिए 2 भी माइनस में आया और ये जो 2 गुना वाला है वो भाग में आ गया, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो a बराबर बच गया -1। a का मान आ गया -1। अब समीकरण दूसरा भी नोट कर लेते हैं, इसकी मदद से हम b का मान निकालेंगे। b गुने x है तो b गुने x का मान 1 लिखेंगे, -2 गुने y है तो 2 गुने 2 लिखेंगे, बराबर 3। b एकम b -2 दूना 4 बराबर 3। b का b वैसे रहेगा, इधर 3 है वैसे लिखेंगे और जो -4 है वो 3 का दोस्त था, इसलिए हम बराबर के इस तरह भेज दिए और ये प्लस में आ गया, इसलिए b बराबर 7 आ गया। ये a का मान और b का मान हमारा निकल गया। क्वेश्चन हमसे a का मान b का मान पूछा था, a और b का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर 6 और पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो इसका अनगिनत हल होगा, इसका आंसर होगा अनगिनत। इसका आंसर होगा अनगिनत, क्योंकि हम x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान 3 रखेंगे y का मान कुछ और आएगा। हम जितना मान डालते जाएंगे यहाँ पे आंसर उतना ही ज़्यादा आते जाएगा, इसलिए इसका अनगिनत हल होगा। 5 का 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है, यानी जिस समीकरण का केवल एक हल होता है उस समीकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जिस समीकरण का हल केवल एक हल होता है उस समीकरण का नाम क्या है, तो अविरोधी नाम होता है। ठीक, 5 का 2 में तो यहाँ पे हम अविरोधी लिखेंगे। 5 का 2 में वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो डैश समीकरण कहलाता है, जिसका कोई हल ना हो उस समीकरण का नाम क्या है, तो विरोधी। तो यहाँ पे हम विरोधी भरेंगे, विरोधी समीकरण कहलाता है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, विरोधी समीकरण, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो
विरोधी समीकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में युगपत समीकरण, ये 2 समीकरण दिया हुआ है कि कितने हल होंगे, पूछा जा रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था हम कैसे पता करेंगे। यहाँ से ABCDEF का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि उसका कितना हल होता है। फिर 8 के 2 में युगपत समीकरण 8 का 1, 2, 3 वैसे ही सेम बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में हम पहले समीकरण को नोट करेंगे, उसके बाद हम ABCDEF का मान निकालेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे 2 से 4 कट के 1/2 आ जाएगा, 3 से 6 कट के यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, 3 दूना 6। ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन 8 और 7 कट के कभी भी 1/2 नहीं आने वाला है, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये वाला, A/D बराबर B/E बराबर नहीं C/F। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काट करके, चूँकि 2/4 बराबर 3/6 बराबर नहीं 8/7, और इसको काट के भी दिखा देंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 8/7, और इसलिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो ये वाला फार्मूला। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जब ये शर्त लागू होता है तो उस समीकरण का हल कोई नहीं होता, यानी उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नोट करेंगे। यहाँ पे x + 2y - 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम x + 2y वैसे ही लिखेंगे और -8 को हम बराबर के उधर कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण भी नोट कर लेंगे, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें से हम ABCDEF का मान निकालेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/4, यानी इसको हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर 8/16 है, यानी 8 दूना 16, इसको भी काटने पर 1/2 आ जाएगा। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये फार्मूला लग रहा है A/D बराबर B/E बराबर C/F। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, चूँकि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 8/16, इसको काट करके भी दिखा देंगे और लिखेंगे, इसलिए कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो इस समीकरण का अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन पूछा था कि इस समीकरण का कितना हल होगा, तो हमने लिख दिया कि इस समीकरण का अनगिनत हल होगा। देख लीजिए, जब ये फार्मूला लगे तो अनगिनत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 में ये समीकरण दिया हुआ है, हम ABCDEF का मान निकालेंगे और इसमें देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे काटने पर 2 से 3 1/3 आ जाएगा कट के, यहाँ पे 3/5 है, 1/3 और 3/5 एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकता, यानी A/D बराबर नहीं B/E है। तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि चूँकि 2/6 बराबर नहीं 3/5, इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो A/D बराबर नहीं B/E। अतः इस समीकरण का केवल एक हल होगा। जब ये फार्मूला यूज़ हो तो कितना हल होता है, केवल एक हल होता है इस समीकरण का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक सामान्य रूप दिया हुआ समीकरण का, ये समीकरण युग्म का सामान्य रूप दिया हुआ है और इसके लिए एक फार्मूला दिखाया गया है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 हो तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो बराबर नहीं वाला यहाँ पे A1 A2 इसलिए दे दिया गया है कि हम समीकरण इस क्वेश्चन में क्या किया कि समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकाल लिया, समीकरण 2 से A2 B2 C2 निकाल लिया। और हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ABCDEF इस तरह से निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला गया है, इसलिए इस तरह से फार्मूला दिखाया गया है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो जब ऐसा फार्मूला हो, यानी A/D बराबर नहीं B/E फार्मूला हो, तो उस समीकरण का कितना हल होता है। तो जब ये फार्मूला यूज़ होता है तो उस समीकरण का केवल एक हल होता है। तो हम 7 नंबर में आंसर लिखेंगे कि इस समीकरण का केवल एक हल होगा। 8 नंबर में भी हमें वही बताना है कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी, विरोधी या आश्रित है, यानी हमें समीकरण, यानी हमें 3 समीकरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा तीनों का नाम कि कौन समीकरण अविरोधी है, कौन आश्रित है और कौन विरोधी है। तो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सेम इसी प्रोसेस से पता करना है, यहाँ तक तो हमें सेम आना है। और लास्ट में यहाँ पे इसमें तो हमें हलों की संख्या पूछी गई थी, तो हम लिख रहे थे कि इस समीकरण का केवल एक हल होगा। अगर इस समीकरण का नाम पूछता तो हम लिखते हैं कि अतः यह समीकरण अविरोधी है, इस तरह से हम लिखते। तो आप ये वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा 8 नंबर में। मैंने इस चैप्टर के पहले वीडियो में ये आपको ये पता करना बता दिया है, और 1-2 तो आप आसानी से बना लोगे। 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें बटा वाला आ गया है, इसलिए मैं 3 नंबर सिर्फ इस क्वेश्चन का बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 में ये 2 समीकरण दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया कि समीकरण का नाम क्या है। तो हम सबसे पहले A का मान, B का मान, C का मान, D, E, F का मान निकाल लेंगे।
उसके बाद हमें देखना है कि ये कौन से फार्मूले पे सेट करता है। तो देखिए इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, इस पे माइनस है। हम चाहे कुछ भी कर ले, ये दोनों बराबर नहीं आने वाला है। तो a बटा डी बराबर नहीं b बटा e वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, चूँकि a का मान हम ऊपर में लिखेंगे, फिर इसके बटा में d का मान लिखेंगे, बराबर नहीं ये b का मान और बटा ई का मान। ठीक है, ये हो गया a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 वैसे ही लिखेंगे, और ये जो भाग में है गुणा में इसको चेंज करने पर पलट जाएगा, यानी 9 के जो बटा में है वो ऊपर में चला जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, बराबर नहीं। इधर 5/3 वैसे ही रहेगा, और ये जो -10 है उसको हम गुणा में चेंज करेंगे, भाग में है ये तो इसके बटा वाला एक ऊपर आ जाएगा, -10 नीचे आ जाएगा। 5 दूना 10, इधर 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो ऊपर में हमें 1 बचा, नीचे में 3 और 2 बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर नहीं। ऊपर में 1 बचा और नीचे में 3 और 2 बचा, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे ये माइनस है तो हम माइनस भी लिखेंगे। 1/6 तो आ गया, लेकिन ये एक माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो ये बराबर नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लग गया, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई वाला फार्मूला लगा, अतः यह समीकरण अविरोधी है। तो ये क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया है 1 से, और अगले वीडियो में हम 9, 10, 11 तक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।